नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने केंद्र द्वारा कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन पर प्रदेश भर में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो और कहीं पर भी जरूरतमंदों को सामान और खाना मिलने में दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से कोविड केयर फंड में मदद दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस विभाग की ओर से 20 करोड़ की राहत राशि का चेक सौंपा गया। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने मुख्यमंत्री को कोविड सहायता राशि की चेक सौंपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को लॉकडाउन से बाहर आकर मंत्रालय में कामकाज संभालने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित विधान भवन कार्यालय में बैठना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ने अपने कार्यालय में उपस्थित सभी कर्मचारियों को शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों और किसानों का कल्याण प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी आज लखनऊ के विधान भवन कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बुंदेलखंड, विंध्य और अन्य पेयजल से प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों से वार्ता कर समुचित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा भी शक्ति भवन स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। प्रदेश में बिजली व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। समय हमारे सभी इंजीनियरों ने मुस्तैदी से काम किया, अपनी प्लानिंग से काम किया और उन तमाम भविष्य वक्ताओं को अपने काम से जवाब दिया जो ग्रिड फेल होने की आशंका व्यक्त कर रहे थे। आज भी हमारे संविदा कर्मचारी, हमारे सभी जूनियर इंजीनियर, हमारे सभी एसडीओ, हमारे सभी ऊर्जा परिवार के सभी कार्मिक अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं सभी अपने कार्मिकों को सैल्यूट करता हूं, उन सभी का अभिनंदन कर रहा हूं कि उनकी मुस्तैदी से आज संकट की घड़ी में हम अपने उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार बिजली मुहैया कराने में पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। कहीं कोई फॉल्ट होता है, कहीं कोई टूट फूट होती है तो अविलंब 19/12 पे हमको शिकायत मिलती है तो उसका संज्ञान लेकर तुरंत आगे काम भी किया जा रहा है। और गर्मियों में निर्बाध लोगों को बिजली मिलती रहे, उसके लिए जो हमारे उपकेंद्रों का काम रुका हुआ है तो 20 तारीख से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन करते हुए उन एरियाज में हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमारी ट्रांसमिशन के जो काम है, लाइनों के काम है, वो भी काम शुरू हो जाएंगे। सौभाग्य के काम जो अधूरे पड़े हैं उन पर भी तेज गति से हम लोग काम करेंगे। तो पूरी फोकस पूरा हमारा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को क्वालिटी की बिजली मिलती रहे, रोस्टर के अनुसार बिजली मिलती रहे। तो इसमें हमारे सभी कार्मिक पूरी शिद्दत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। एक बार पुनः सभी अपने कार्मिकों का खूब अभिनंदन, खूब स्वागत। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने कार्यालय पहुंचकर अपना कार्य शुरू किया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। इससे उबरने और भविष्य की रणनीति को लेकर वित्त मंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यों की समीक्षा की। सरकार जल्द ही ऐसी व्यवस्था को लागू करेगी जिससे माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन क्लास होंगी और कक्षा 5 से 8वीं तक स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हमला किया गया। ये घटना जिले के नागफनी थाने के हाजी नेब की मस्जिद इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव शख्स सरताज की 2 दिन पहले हुई मौत के बाद आज इलाके में मेडिकल टीम स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया है और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के तौर पे डॉक्टरों को सम्मान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद में इंदौर कांड को दोहराया गया है, जहां पर कोरोना संदिग्धों को लेने पहुंची डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ पर उग्र भीड़ ने जमकर पथराव किया और उन्हें बंधक तक बना दिया। गुंडों की इस हरकत ने पूरे देश को शर्मसार किया है, क्योंकि मुरादाबाद में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी थी और जिस कोरोना संक्रमित की मौत 13 तारीख को हुई थी, उसी के परिजनों को लेने डॉक्टरों की टीम पहुंची थी।
एम्बुलेंस चकनाचूर हो गई और डॉक्टरों की सुरक्षा में गई पुलिस की टीमें भी मौके से फरार हो गईं। जब इस घटना की जानकारी लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई तो उनके निर्देशों पर तत्काल पूरी प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आई और गुंडों के ऊपर रासुका तामील करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मुरादाबाद से पहले इंदौर में भी यही घटना अंजाम दी गई थी, जहां कोरोना संदिग्धों को लेने पहुंची टीम पर भारी पथराव किया गया था। हालांकि मुरादाबाद की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में 24 घंटे काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स बने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में भारी गुस्सा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर गुंडों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश में हालात नाजुक भी हो सकते हैं। हालांकि मुरादाबाद के डीएम और एसपी मौके पर जरूर पहुंचे थे और 10 दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी वो लोग फरार हैं जिन्होंने डॉक्टरों को गंभीर अवस्था में पहुंचा दिया। घायल डॉक्टर को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, लेकिन उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। ऐसे में आम जनता को ये समझना होगा कि कोरोना वॉरियर्स आपके लिए हैं और आपके परिवार की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं। इसके बावजूद जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स बने डॉक्टरों के ऊपर, जिन्हें धरती का भगवान भी कहा जाता है, उनके ऊपर पथराव करना निहायत ही शर्मनाक है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। काफी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित। लॉकडाउन में अवैध तरीके से शराब बेचने वालों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात अलीगंज स्थित शराब की दुकान पर जिला आबकारी अधिकारी ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापा मारा। इस दौरान 31 पेटी बियर और 15 पेटी शराब आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया। इसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 3 लाख बताई जा रही है। अलीगंज सेक्टर ई में शराब की दुकान से चोरी चुपके लोगों को शराब बेची जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की, जिसमें टीम को बड़ी सफलता मिली है। आबकारी विभाग ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुखबिर खास की सूचना पे अलीगंज थाना अंतर्गत मकान नंबर C74 सेक्टर ई अलीगंज से आज रात्रि लगभग 9:30 बजे लगभग 31 पेटी बियर और 15 पेटी विदेशी मदिरा उत्तर प्रदेश राज्य की बिक्री हेतु अनुबंध अवैध विदेशी मदिरा पकड़ी गई है, जिसकी मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। वहां से 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दीपक जायसवाल पुत्र कृष्ण कुमार जायसवाल निवासी शिवाजीपुरम, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ। दूसरे अभियुक्त विनोद कुमार जायसवाल पुत्र दीपचंद निवासी 504 सिविल लाइन, थाना कोतवाली, जनपद लखीमपुर खीरी। तीसरे अभियुक्त श्यामजी जायसवाल सन ऑफ स्वर्गीय गंगा प्रसाद निवासी मोहल्ला, थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव। राजधानी लखनऊ में कोरोना से पीड़ित शख्स की मौत हो गई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार चुका है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 700 के पार जा चुका है। लखनऊ में 31 नए मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन कोरोना हॉटस्पॉट बने कई और इलाकों को सील करने की कवायद में जुटा है। आज लॉकडाउन 2 का पहला दिन है और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस अपना कहर तेजी से दिखा रहा है। इसकी सबसे पहली खबर लखनऊ से आई है, जहां केजीएमयू में कोरोना सैंपल्स की जांच में तकरीबन 45 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव करार दिए गए हैं। इसमें लखनऊ में नए 31 मरीज सामने आने से लखनऊ के वो हॉट स्पॉट इलाके जिसमें प्रशासन ये दावा कर रहा था कि इन इलाकों में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जाएंगे, वो सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो नए मरीज सामने आए हैं, ये कैंट की अली जान
मस्जिद और सदर के आसपास के इलाकों के हैं, जहां पहले भी कई जमाती कोरोना पॉजिटिव करार दिए गए थे। इसके बाद जो नजीराबाद इलाका है, जहां से कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की भर्ती ट्रामा में कराई गई थी, वहां से भी कई मरीज कोरोना पॉजिटिव करार दिए गए हैं, जिसके बाद सीएमओ ने कई और इलाकों को सील करने पर गहन मंथन शुरू कर दिया है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आगरा में भी आज सुबह 13 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। आगरा में तकरीबन 150 का आंकड़ा पार हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 705 के पार हो गया है और अब तक कुल 10 मौतें कोरोना की हो चुकी हैं और साथ ही जो 11वीं मौत है बुलंदशहर में डॉक्टर की, वो दिल्ली में हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अभी तक कोरोना के कहर की कुल 10 मौतें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है कि जिन हॉट स्पॉट इलाकों को प्रशासन ने सील किया था, आखिर वहां पर कोरोना का संक्रमण क्यों नहीं थम पा रहा है, जबकि पूरी तरीके से इलाके सील हैं और लोगों को सड़कों पर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर कुछ ऐसी चूक जरूर हुई है, जिसकी वजह से तबलीगी जमात से जुड़े लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। और ये लखनऊ में जितने भी नए मामले सामने आए हैं, तकरीबन 31 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव नए सामने आए हैं, ये अधिकांश तबलीगी जमात से जुड़े हुए वो लोग थे जो उनके संपर्क में आए थे और उन्होंने इन्हें कोरोना संक्रमण की सौगात दी। ऐसे में लखनऊ सीएमओ का ये कहना है कि हम आज और कल ये 2 दिन बेहद अहम हैं और इन 2 दिनों में इन इलाकों से जो हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं, लगातार सैकड़ों की संख्या में सैंपल एकत्र कर केजीएमयू और तमाम ऐसी जगहों पर भेजे जाएंगे जिससे जांच हो सके। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है, वहीं यूपी इसमें भी निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। तमाम अमेरिकी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटकर यूपी में निवेश की दस्तक दे सकती हैं। इसकी रणनीति भी यूपी के अफसरों ने बनानी शुरू कर दी है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच यूपी के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका अपनी कंपनियों को चाइना से शिफ्ट करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसके बाद चाइना में स्थित जापानीज और अमेरिकी कंपनियों ने भारत, वियतनाम, बांग्लादेश और मलेशिया की तरफ रुख करना शुरू किया है। इसके लिए भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अफसरों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें एक बेहतर विकल्प दिया जाए, जिससे समस्त लाभ उनको यूपी में मिले और निवेश का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। ऐसी कंपनियों में दवा निर्माण, बाइक और कार निर्माण और तमाम ऐसी कंपनियां जिसमें यूपी में उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, जिसके बाद यूपी सरकार के औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने बाकायदा अपना एक बयान जारी किया है और उसमें ये कहा है कि यूपी सेक्टर वाइज एक योजना बना रहा है और इन कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए इनके दूतावासों के जरिए प्रपोजल्स भेजे जाएंगे और इसके बाद यूपी में निवेश बड़े पैमाने पर संभव हो सकेगा। हालांकि नवंबर और दिसंबर में यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना को लेकर के इसके आगे बढ़ने का अंदेशा है। इससे पहले यूपी सरकार ने डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टर समिट की थी, जिसमें देश और विदेश की तमाम बड़ी कंपनियों ने शिरकत की थी और यूपी में हजारों करोड़ का निवेश भी संभव हो सका था। इन दोनों सम्मेलनों को देखते हुए यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जापानीज और अमेरिकी कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। तो ऐसे में कोरोना को देखते हुए यूपी में अमेरिकी कंपनियां एक बड़ा निवेश कर सकती हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती कराकर केजीएमयू के डॉक्टर ने वाकई शर्मनाक काम किया है। इस डॉक्टर को सीएम योगी भले ही बाद में सजा दें, लेकिन ये डॉक्टर बेहद शातिर है। पुराने लखनऊ में ये बेखौफ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है और साथ ही गोरखपुर के आरोपी डॉक्टर कफील सिद्दीकी का मददगार भी रहा है। केजीएमयू के इस डॉक्टर की लापरवाही का खामियाजा पूरे लखनऊ को भुगतना पड़ सकता है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की भर्ती कराने वाले
बड़े डॉक्टर पर शिकंजा कस गया है। शासन की सख्ती के बाद और मुख्यमंत्री के तेवर कड़े होने के बाद केजीएमयू वीसी ने एक जांच कमेटी का गठन किया है जो इस बड़े डॉक्टर की संलिप्तता की जांच करेगी और साथ में यह भी देखेगी आखिर किन परिस्थितियों में जूनियर डॉक्टर पर दबाव बनाया गया और कोरोना पॉजिटिव मरीज की भर्ती की गई। हालांकि केजीएमयू के इस बड़े डॉक्टर के साथ विवादों का रिश्ता पुराना है। आपको एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। इससे पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कफील सिद्दीकी जिनके ऊपर यह आरोप लगा था कि कई बच्चों की जाने गई ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की वजह से और उसमें इनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं थी। हालांकि इस आरोप को उन्होंने बाद में नकारा था। तो कफील सिद्दीकी के भाई पर जब गोलियां बरसाने की बात आई थी और वो ट्रामा सेंटर पहुंचे थे, हालांकि उनके कुछ खरोचे ही आई थी, इसके बावजूद ट्रामा सेंटर में वीआईपी ट्रीटमेंट उसी बड़े डॉक्टर ने दिया था जिसके ऊपर ट्रामा सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की भर्ती कराने का आरोप लगा है। और डॉक्टर कफील सिद्दीकी के भाई को 10 दिन तक केजीएमयू में प्राइवेट वार्ड दे करके पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। ऐसे में इस बड़े डॉक्टर पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना से वाकिफ हैं और उनकी टीम 11 ने उनको इस पूरी घटना के बारे में बताया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद केजीएमयू के पास स्थित चौक की चरक पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर को लखनऊ नगर निगम सैनिटाइज कर रहा है। साथ ही उस मेडिकल हॉस्पिटल को भी सैनिटाइज किया जा रहा है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज की भर्ती की गई थी। ऐसे में जो कोरोना के हॉट स्पॉट इलाके हैं वहां पर सुबह नगर निगम की टीमें पहुंची हैं और लाउड स्पीकरों से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। लेकिन ट्रामा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की भर्ती कराने वाले बड़े डॉक्टर को सबक सिखाना वाकई जरूरी है, जिससे ट्रामा सेंटर पर तमाम मरीजों और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर कोरोना की दहशत अभी भी सामने खड़ी है। कैमरामैन पीसी अवस्थी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना से सबसे बड़ा खतरा बुजुर्गों को है। लॉकडाउन के बीच लखनऊ में तमाम बुजुर्ग दंपतियां अकेले हैं। किसी को खाने की आस है तो किसी को दवा और अन्य जरूरी मदद की। इन बुजुर्गों को अपनी हेल्पलाइन के जरिए घरों के अंदर सीधी मदद पहुंचाने का जिम्मा उठाया है लखनऊ के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने। न्यूज इंडिया को डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने बताया, हम कोरोना के खिलाफ बुजुर्गों को इम्यूनिटी बढ़ाने के तमाम नुस्खे भी बता रहे हैं। लखनऊ में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शुक्ला हैं जो विगत काफी वर्षों से बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई है जो बुजुर्गों के घरों में जाकर उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं, वो चाहे डॉक्टर से रिलेटेड हो, वो चाहे अन्य किसी भी तरह की जरूरत हो, उसका निदान और निस्तारण डॉक्टर साहब की टीम करती है। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले न्यूज इंडिया में स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपने बुजुर्गों के लिए किस प्रकार की जो है हेल्पलाइन बनाई है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। मैं बता दूं मनीष जी, मैं आस्था संस्था से हूं जो कि एनजीओ है, जो कि विगत 16 वर्षों से वृद्धों के लिए काम कर रही है प्रदेश में, और हमसे करीब 4000 से अधिक वृद्धजन जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही ये बात हुई कि भाई कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो रहा है, तो जैसे कि लोगों में ये इनसिक्योरिटी हुई कि भाई घर में खाद्य सामग्री ले लें, बाकी सामान ले लें, गाड़ियों में पेट्रोल भरा लें, उसी तरीके से वृद्ध लोगों को ये इनसिक्योरिटी सताने लगी कि यदि कुछ रात बेरात हो गया, दवा खत्म हो गई, या ब्लड प्रेशर कैसे नपेगा, शुगर कैसे नपेगा, कोई बात हुई तो हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों की मात्रा में टेलीफोन आने लगे हमारे संस्थान में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन और 2 एम्बुलेंसेज, और हर एम्बुलेंस में 6 पैरामेडिक्स अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, नर्स और आया की एक टीम बना दी। जो भी कॉल्स हमारे पास आती हैं प्रीवियस डे में या उस डे में, उसको हम लोगों ने 4 भागों में लखनऊ को बांट लिया है और प्रतिदिन हमारी टीम डोर टू डोर, घर से घर जा करके उनकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर नहीं नपा, दवा नहीं मिल रही है, अपने डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर बड़े दिनों से कोई नहलाने वाला हमारे घर में सेवक नहीं आया, बाल बनाने वाला नहीं आया, डायपर चेंज करने वाला नहीं आया, बेडसोर हो रहे हैं, ड्रेसिंग नहीं हो पा रही है, पेशाब की नली, नाक की नली चेंज नहीं हो पा रही है, इस तरीके की सारी समस्याओं को हम लोग सुबह 9 से रात 9 तक टेक केयर कर रहे हैं। और प्रतिदिन हमारे पास करीब 80-90 कॉल्स आती हैं, जिसमें से करीब
50-60 लोगों को हमारे चिकित्सक फ़ोन पे ही राय दे देते हैं और 25-30 या 35 लोगों को घरों में जा करके हम लोग प्रतिदिन जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हेल्पलाइन का क्या नंबर है और ये कितने दिनों से जो है लखनऊ में आप चला रहे हैं? ये हेल्पलाइन हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में ही शुरू की है, तीसरा हफ्ता इसको चल रहा है। इसका जो नंबर है वो है 830-324-0000। ये एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के एसोसिएशन से हेल्पलाइन चल रही है और रागनी सिंह इसकी कोऑर्डिनेटर हैं। जिस किसी को भी निःशुल्क सेवा की ज़रूरत हो वो लॉकडाउन के दौरान इस हेल्पलाइन में फ़ोन करके घर पे डॉक्टर की, नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, आया की, क्लीनिंग स्टाफ की सेवा को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे ये आ रहा है कि बुजुर्गों में इम्यूनिटी लेवल कम होता है, जिसके कारण कोरोना वायरस बुजुर्गों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, और जो तमाम मौतें हुई हैं देश में कोरोना को लेकर के, उसमें एक बड़ी तादाद बुजुर्गों की भी है। ऐसे में बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव हैं, और क्या जब आपकी टीमें घर पर पहुंचती हैं तो सबसे पहला सवाल उनका कोरोना को लेकर के ही होता है? देखिए, जो ये इम्यूनिटी की आपने बात कही मनीष जी, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण अगर हमको होता है तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें बैक्टीरियोसाइडल दवाएं काम करती हैं। दूसरा वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स काम करती हैं। और तीसरा फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें फंगल ड्रग्स काम करती हैं। पूरे विश्व में इसी 3 प्रकार के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। तो कोरोना, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, ये एक तरीके का वायरल म्यूटेशन है जो चमगादड़ से इंसान में आया है, और जिसका अभी, क्योंकि ये पहली बार इसकी जानकारी 31 दिसंबर को या 1 जनवरी 2020 को हुई, तो इसके बारे में किस दवा से इसमें आराम होगा, क्या इसका टीका है, ये सारी चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं। तो हर व्यक्ति जिसको कोई भी ऐसा लक्षण है, बुखार आ रहा है या सोर थ्रोट हो रहा है या शरीर में हरारत है या कमज़ोरी लग रही है, तो उसको इनिशियली ये लगता है कि मुझको कोरोना तो नहीं हो गया। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं जिसमें 12-13 सवाल पूछ करके हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना के लक्षण हैं कि नहीं, ट्रेवल की हिस्ट्री है कि नहीं, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है कि नहीं, हम वो सब पूछ करके उस आदमी को वहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसको वास्तव में कोरोना की ज़रूरत है जांच की, तो फिर उसको मेडिकल कॉलेज या SGPGI के जो नंबर्स हैं उसको देते हैं और वहां जाके सलाह लेने की हम लोग उसको जानकारी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी कोई भी मदद इस लॉकडाउन में नहीं हो पा रही है, आपकी टीमें जाती हैं वहाँ पर मदद करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग मिले जिसको देखने के बाद आपकी टीम ने भी ये सोचा कि वास्तव में ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक मार्मिक घटना है, और ऐसा कोई जो है प्रकरण क्या सामने आया कि वास्तव में मतलब बुजुर्गों को खाना तक नहीं मिल पा रहा है? ऐसा भी कोई प्रकरण सामने आया क्या? मनीष जी, ऐसे कई प्रकरण नित्य सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपको कल का ही प्रकरण बताऊं तो मेरी टीम ने मुझको फ़ोन करके बताया कि उनके पास कल एक बुजुर्ग माता जी का टेलीफोन आया कि परसों रात को उनके हस्बैंड बाथरूम में गए और बाथटब के अंदर गिर गए, सारी रात बाथटब में पड़े रहे, और सुबह उन्होंने हमारी टीम को 11-11:15 बजे फ़ोन किया है और 20-25 मिनट के अंदर टीम ने जाके बाबूजी को बाथटब से निकाला है, जो कि रात भर बाथटब में पड़े रहे। तो आपने देखा कि लखनऊ में लॉकडाउन से अपने घरों में कैद बुजुर्गों के लिए डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और उनकी टीम किस कदर प्रयास कर रही है, और वाकई ये मुहिम सराहनीय है। न्यूज़ इंडिया की टीम भी उन सभी लोगों का धन्यवाद अदा करती है जो लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। सरकार और प्रशासन के बार-बार समझाने पर भी जमाती अब भी बाहर नहीं आ रहे हैं। सीतापुर में जिला प्रशासन ने कई जमातियों को पकड़ा है। सीतापुर के महमूदाबाद के बेगूसराय मस्जिद में 11 जमातियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा था कि ये जमाती मस्जिद में छुपे हुए थे, जिसके बाद इन्हें पकड़कर क्वारंटाइन किया गया है। महमूदाबाद के एक मदरसे में 11 जमातियों की मंगलवार को स्क्रीनिंग कराई गई। ये जमाती दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। महमूदाबाद की मरकज मस्जिद में ये जनवरी से ठहरे हुए थे। मेडिकल टीम के अनुसार किसी में कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन बिस्वा में कोरोना पॉजिटिव जमाती मिलने के बाद एहतियातन इन सब की स्क्रीनिंग कराई गई, जिसके बाद इन सभी 11 जमातियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
महमूदाबाद के बेगूसराय मस्जिद में छुपे इन सभी जमातियों को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस कॉलेज में क्वारंटीन किया गया है। अब भी लगातार जमातियों के छुपे होने की खबरें सामने आ रही है, जहां पर सीतापुर से 11 जमाती को पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस अभी भी जमातियों की खोज में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। संभल में 76 साल के कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जिनमें 6 जमाती, 1 ड्राइवर और 1 की ट्रैवल हिस्ट्री दुबई से है। संभल में पहले 2 कोरोना पॉजिटिव केस थे। इस बीच लखनऊ से दूसरी रिपोर्ट आ गई, जिसमें 6 और पॉजिटिव निकले। संभल के एसपी के मुताबिक कोरोना संक्रमित 6 लोग तमिलनाडु के जमाती हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। हयातनगर के सराय तरीन भूड़ इलाके को पुलिस ने कब्जे में लेकर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। इलाके की बैरिकेडिंग की गई है। 6 कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य 2 को मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। संभल में बीते 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान 597 लोगों के खिलाफ 158 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। खाद्यान्न की कालाबाजारी में 11 लोगों के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 14,357 वाहनों की चेकिंग, 1,403 वाहन चालकों का चालान, 376 वाहन सीज तथा 8,21,250 रुपए का शुल्क वसूला गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये केसेस की जांच कराई जा रही है मेडिकल टीम द्वारा, और हमारे यहाँ जो 11 तबलीगी रुके हुए थे तमिलनाडु के लोग, उनका केस भेजा गया था जांच के लिए और RML लखनऊ। वहाँ से पहले 2 का केस और उसके बाद 6 लोगों का, टोटल 8 लोगों का केस पॉजिटिव आया है। उन सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनकी गहन जांच की जा रही है मेडिकल टीम द्वारा। लगातार पुलिस बल क्षेत्र में भ्रमणशील है। हमने हॉट स्पॉट चिन्हित कर दिया है। हमारे यहाँ हयातनगर में भूड़ एरिया में जहाँ ये लोग रुके हुए थे, वहाँ पे इनका हॉट स्पॉट बनाया गया है। वहाँ पे 7 एंट्री पॉइंट है, जिसपे बैरिकेडिंग करके सारे एरिया को रोक दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है और वहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस बल की। लगातार वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटियाँ रहेंगी और किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी सप्लाई की जाएगी। एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो भी रेगुलेट करके सप्लाई की जाएगी। संभल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की करीब 250 टीमों को डोर टू डोर सर्वे का थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल से अब टीमों को रवाना किया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। रवाना की गई टीमें समूह में निकली और ज्यादातर लोग पास पास चलते नजर आए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के भैलामऊ गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सैकड़ों बीघा खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो घर में थे, चले हम चलते मिला। हम लोग आए, हम लोग काट के घर गए और घर से जब आए हमें जल्द मिलो सब। जब ताई भाई मिट्टी मिली, हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने मिट्टी डाली, मिट्टी बजाती, पानी तो आए नहीं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की जद्दोजहद में जुटी पुलिस की व्यस्तता का फायदा देसी शराब बनाने वाले कारोबारी उठा रहे थे। कौशाम्बी जिले में अवैध शराब बनाने का धंधा जोरों पर है। जिले की सिराथू तहसील के SDM और CO सिराथू ने सैनी कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग टीम के साथ सिराथू, अझुआ, टांडा, धुमाई, कनवार में छापामारी कर कई कुंतल लहन और लगभग 40 लीटर देसी शराब बरामद किया। अवैध रूप से शराब बनाने वाले पुलिस टीम को देखकर मौके से भाग निकले। इस घटना के बाद जिला प्रशासन अभियान चलाकर देसी शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है।
के आईजी ए सतीश गणेश ने लॉकडाउन बढ़ने के बाद मथुरा जनपद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सतीश गणेश ने मथुरा के होली गेट से डी गेट क्षेत्र तक का दौरा पैदल चलकर किया। आईजी के साथ मथुरा के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, जिसके आधार पर जिला प्रशासन के कार्य को लेकर रणनीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये अपेक्षा की है कि अभी तक जो लॉकडाउन 21 दिन का रहा है उसमें सबसे पहले तो मैं अपने जिला प्रशासन के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जो तमाम टीम है स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके कार्यों की प्रशंसा की है पहली तो, और दूसरा उन्होंने अपेक्षा की है कि अभी 3 मई तक जो ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तो जिस प्रकार से जनता का सहयोग मिला है, मीडिया का सहयोग मिला है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे इसमें मतलब NGOs हैं जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे आपदा की घड़ी में उन्होंने दिल खोलकर गरीबों की मदद करी है। तो जो एक टीम भावना के अंतर्गत जिस तरह से अब तक कार्रवाई हुई है, इसी कार्रवाई को और गति देनी है और इस पे मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता और जो आपके देखने वाले लोग हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि मथुरा में जो सहयोग, जन सहयोग हमको अब तक मिला है, हम अपेक्षा करेंगे कि आगे भी हमें इसी प्रकार का जन सहयोग मिलेगा। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।